हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। जल्दी से शुरू करेंगे आज की क्लास को, ऑलरेडी लेट है हम। डिसेंट इनटू केओस आज की क्लास का टाइटल है। जो पाकिस्तान में भी चल रहा है इमरान खान की अरेस्ट के बाद, उस पूरे हालात को इस आर्टिकल में एनालाइज किया गया है। चलिए शुरू करते हैं अपने क्विज़ के साथ में क्लास को। जो भी आप इस क्लास में सीखेंगे, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन, हर चीज़ इस क्विज़ में कवर होगी। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पूरे मन से सीखा करो और 7 में से 7 मार्क्स लेना आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। जिस तलाश में आप यहाँ आए हो बेसिक से इंग्लिश को सीखने की, वो तलाश आपकी यहाँ आके पूरी होती है। चलिए शुरू करें क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, 1-2 दिनों से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कल की क्लास में ले ही नहीं पाया आपकी, और आज की क्लास भी लेट है क्योंकि मेरा पेन खो गया है। जो पेन से मैं लिखा करता हूँ ना यहाँ पे, इंटरेक्टिव पेन, वो डिजिटल वाला पेन मैंने कहीं शायद ट्रेन वेन में छोड़ दिया। तो पेन 1-2 दिनों में आ जाएगा, तब तक कर्सर से काम चलाएंगे। देखिए, डिसेंट जो है ना, इसका मतलब होता है उतार, ढलान, ड्रॉप, डिक्लाइन, स्लम्प। और ये जो केओस वर्ड है, जिसको आप हिंदी मीडियम वाले चाओस बोलते हो ना, चाओस। इस केओस वर्ड को, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन केओस है, कह रहे केओस का मतलब होता है जी अराजकता, डिसऑर्डर, अपहिवल, एनार्की, पेंडेमोनियम भी इसको बोल सकते हैं। कह रहा है जी कोई कंट्री जो है वो डिसेंट कर गई है, ढलान पे फिसल करके अराजकता की स्टेट में आ गई है, केओस की अवस्था में आ गई है। समझ पा रहे हो? पहले सब कुछ ठीक था या बहुत चीज़ें ख़राब नहीं थी, लेकिन जैसे ही इमरान खान अरेस्ट हुए, आर्मी ने क्रैकडाउन करना शुरू किया, इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया गया, तो पूरा पाकिस्तान डिसेंट इनटू केओस कर रहा है, अराजकता के कुएं में गिरता जा रहा है। चलिए, भारी भरकम वर्ड आगे फिर आएंगे। बात कर रहा है ऑन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। बात हो रही है स्टेट की, यानी अवस्था की, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, पाकिस्तान की राजनीति के। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है पाकिस्तान पॉलिटिशियंस आर फॉलिंग इनटू आर्मी ट्रैप बाय अटैकिंग वन अनदर। कह रहा है जी जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनेता हैं, जो नेता मंत्री हैं, वो फॉल कर रहे हैं, गिर रहे हैं वहाँ की बदमाश आर्मी के ट्रैप में, वहाँ की आर्मी के जाल में। और कैसे गिर रहे हैं? एक दूसरे को अटैक करके, एक दूसरे की जड़ें काट के। समझे बात को? तो वहाँ पे क्या है, आर्मी ही परमानेंट है, आर्मी ही कांस्टेंट है। पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में आर्मी का ही रूल रहा है। तो होता क्या है, जब भी कोई सरकार आती है तो वो आर्मी के ट्रैप में फंस जाती है और दूसरे पॉलिटिशियंस को अटैक करती है। अल्टीमेटली कोई भी पार्टी परमानेंट आर्मी को परमानेंटली डिस्प्लेस नहीं कर पा रही है। पॉलिटिशियंस आपका सब्जेक्ट है, आर फॉलिंग इसकी वर्ब है। पाकिस्तान पॉलिटिशियंस की जगह पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भी लिखा जा सकता था, है ना। कभी कभी आप देखते हो कोर्ट ऑर्डर, कभी कभी देखते हो कोर्ट्स ऑर्डर। तो ये जो नाउन या एडजेक्टिव आपको लगाना है, ये आपका विवेक है, आपका खुद का डिस्क्रिप्शन है। चाहो तो ऐसे केस में लगा दो और चाहो तो ऐसे केस में छोड़ दो। मैं यहाँ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस लिखता तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही होता। चलिए, ट्रैप का मतलब होता है जाल, जाल। और जाल के लिए क्वैगमायर, पिटफॉल और एम्बुश नाम के 3 जो है ना वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ये वो वाला ट्रैप नहीं है मछली वाला, ये वो ट्रैप होता है जिसमें किसी भोले वाले आदमी को फंसाया जाता है, पागल बना के, धोखा देके। तो धोखा देके पागल बनाने वाले ट्रैप को बोलते हैं क्वैगमायर, एम्बुश या पिटफॉल। अब इसी से एक वन वर्ड बनता है, किसी आदमी को एम्ब्रोइल करना यानी कि फंसाना एक जाल में यानी कि ट्रैप में। वन वर्ड है ये, वर्ब होती है। किसी आदमी को जाल में फंसाने के लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ करते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे, एन ट्रैप। भाई ट्रैप से वो बना दी एन ट्रैप, और इसका सिनोनिम है एन स्नेयर। अब आप सोच रहे हो कि सर ये नए नए वर्ड्स हैं, कहाँ से याद करेंगे। देखो, आज मैंने करवा दिए, फिर नेक्स्ट क्लास में 5, 10, 15, 20 दिनों में फिर आएंगे, फिर रिपीट होंगे। तो जो बच्चा रेगुलर है वो रोज़ देख रहा है इनको। जिस चीज़ को रोज़ देखोगे उसको याद करने की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ती है। कभी अपने दोस्तों के नाम याद करने पड़े आपको, जिनको रोज़ देखते हो, क्यों नाम याद करोगे उनका। तो वोकैब पे भी मोटा मोटा ऐसा ही ध्यान देना है, रीडिंग करनी है, वोकैब रोज़ देखनी है, मीनिंग देखने हैं, अपने आप वोकैब में बैठ जाएगी। चलो, एक इडियम और बनती है इसी पे, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, फिश का मतलब है मछली पकड़ना। ये टू फिश एक हमने इन्फिनेटिव यूज़ किया है वर्ब फॉर्म में। भाई फिश मतलब मछली, टू फिश मतलब मछली पकड़ना। तो मछली पकड़ना ट्रबल्ड वाटर्स में, ऐसे पानी में जिसमें ट्रबल है, जिसमें तूफान आया हुआ है। तो तूफान में मछली पकड़ने का मतलब ये होता है जब मछलियों का बुरा वक्त चल रहा हो तो उनको जाल में फंसा लिया। इसका मतलब है टू एक्सप्लॉइट समवन ड्यूरिंग
हिज या हर बैड टाइम, किसी आदमी को उसके बुरे वक्त में फ़ायदा उठाना। समझ गए? कहानी के साथ समझना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज़ में ये वन वर्ड और इडियम आपसे पूछी हुई है। जल्दी से आ जाओ, इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि इसको स्मूथली पढ़ सकें। एक लाइक और एक शेयर क्लास को ज़रूर से दें। कोशिश यही की जा रही है कि कंटेंट आपको ऐसा दिया जाए जिससे आपको आधे पौने घंटे में दिन भर का इंग्लिश का कवरेज मिल जाए। और उसी के जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो। आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, SSC एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, UPSC या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और PO, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से SSC के कोर्स में SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए अपनी वोकैब शीट है। तो आज ये 5-6 वर्ड्स हैं अपने पास। पहला जो वर्ड है वो है केओस। केओस का मतलब आपको बताया ही था, अराजकता या डिसऑर्डर को बोलते हैं। एनार्की सब इसके सिनोनिम है। एनार्की, टर्मोइल, अपहीवल, शैम्बल्स, पेंडेमोनियम। कभी ये वर्ड आर्टिकल में आएगा, किसी आर्टिकल में पेंडेमोनियम आ जाएगा, किसी में हैवक आ जाएगा, है ना। सब इसके एक सिनोनिम्स हैं। आफ्टर द तालिबान टुक ओवर काबुल देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया काबुल पे, कब्जा कर लिया काबुल पे, तो एक माहौल था अराजकता का वहाँ की सड़कों पे, ऑन द स्ट्रीट्स, केओस का। चलिए वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आज का प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है मुश्किल, मुश्किलात, है ना। जो आपकी डिफ़िकल्ट पोजीशन होती है ना, वो आपकी प्लाइट होती है। इसको आप दुर्दशा भी बोल सकते हैं। भाई आपकी बुरा वक्त आपका, आपकी दुर्दशा ही है ना। तो प्लाइट और दुर्दशा एक ही बात है। पोलैंड हैज़ ओपन्ड इट्स बॉर्डर्स टेकिंग नोट ऑफ द प्लाइट ऑफ यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़। पोलैंड ने अपने बॉर्डर्स को, दरवाज़ों को खोल दिया है, ध्यान में लेते हुए दुर्दशा को, मुश्किलातों को, प्लाइट्स को, यूक्रेनियन रिफ्यूजीज़ की, यूक्रेन से आने वाले रेफ्यूजीज़ की। तो पोलैंड ने देखा भाई यूक्रेन से काफ़ी लोग आ रहे हैं, खाना पीना इनको रहना चाहिए होगा, तो उन्होंने अपने बॉर्डर्स उनके लिए खोल दिए। अब ये जो प्लाइट है, दुर्दशा है, इसको ट्रेवल्स भी बोलते हैं, सफरिंग भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, और प्रेडिकामेंट भी बोलते हैं। आज वो नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, WOE, वो, है ना। चलिए, केव इन, किसी के सामने घुटने टेकना, सरेंडर करना, गिव अप या गिव इन करना। द इकॉनमी फाइनली केव्ड इनटू द प्रोलॉन्ग रिसेशन। अर्थव्यवस्था ने आखिरकार केव इन कर दिया, घुटने टेक दिए लंबे चले हुए रिसेशन के सामने, प्रोलॉन्ग रिसेशन के सामने। तो केव इन, घुटने टेकने को गिव इन करना भी बोलते हैं। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। याद रखें, जब भी किसी के सामने सरेंडर वेंडर करते हैं ना, तो आप टू लगा के बताते हैं। सरेंडर के साथ में बिफोर आ जाता है, लेकिन केव इन, गिव इन, गिव अप, यील्ड, ये सब सरेंडर के सिनोनिम है, और जिसके सामने करेंगे टू लगा के बताएंगे। फाइनली द एनिमी गेव इन टू आवर ट्रूप्स, या फाइनली द एनिमी गेव अप टू आवर ट्रूप्स। चलिए अगला वर्ड है हमारा ट्रांसपायर। थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, देखने में समझ नहीं आता ट्रांसपायर का मतलब क्या निकलेगा। इसका सीधा सा मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, है ना। हैपन, अकर जो अपने बोलते हैं ना, हैपन और अकर का फैंसी सिनोनिम है ट्रांसपायर। अगर कोई बड़ा राइटर, कोई अच्छी किताबें लिखने वाला जो लेखक है, हैपन वर्ब को लिखना चाहता है, अकर वर्ब को, तो वो ट्रांसपायर वर्ब को यूज़ करेगा अपनी जो है राइटिंग को रिच बनाने के लिए। व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड इन आरुषि केस इज स्टिल अ मिस्ट्री। जो चीज़ वास्तव में ट्रांसपायर हुई, हैपन हुई, अकर हुई आरुषि मर्डर केस में, वो आज भी एक मिस्ट्री है, आज भी एक राज है। इसको अनफोल्ड होना भी बोलते हैं। ये वर्ड आर्टिकल में अनफोल्ड आप देखेंगे किसी घटना के घटित होने की बात करता है। सेकंड लास्ट वर्ड है आज का डॉग। देखिए डॉग क्या होता है, कुत्ता, डॉगी होता है ना, डॉगी। और डॉगी जो डॉग है नाउन फॉर्म में, उसी से ही हमने डॉग की वर्ब फॉर्म बनाई है। अब डॉगी क्या करता है, डॉगी दो काम करेगा। या तो आपके पीछे पीछे आएगा, आपकी गाड़ी के, आप चल रहे हो, आपकी साइकिल के, आपकी एक्टिवा के, मोटरसाइकिल के। या फिर डॉगी ऐसा होगा जो आपको अनॉय या बॉदर करेगा, आपके ऊपर भौंकेगा, आपको भगाएगा, दौड़ाएगा, है ना। काटेगा नहीं पर दौड़ाएगा खूब। तो किसी आदमी का क्लोजली जो है पीछा करने के लिए, या किसी आदमी की जान खाने के लिए डॉग नाम की वर्ब को यूज़ करते हैं। आ रही है बात समझ में। अब इस वर्ब का कुत्ते से कोई कनेक्शन नहीं रह गया।
बनी कुत्ते से है, लेकिन अगर किसी का पीछा करो या किसी की जान खाओ तो सामने वाला आपको बोल सकता है स्टॉप डॉगिंग मी, मेरा पीछा करना बंद करो, मेरी जान खानी बंद करो। शी फेल्ट दैट समवन वॉज डॉगिंग हर, उसने ऐसा महसूस किया कि कोई आदमी उसका क्लोजली फॉलो कर रहा था, डॉग कर रहा था, पीछा कर रहा था। और दूसरा वाला मीनिंग देखो, द एलिगेशंस ऑफ राइट विंग नेशनलिज्म हैव बिन डॉगिंग द गवर्नमेंट, जो आरोप हैं दक्षिणपंथी विचारधारा के, राष्ट्रवाद के, राइट विंग नेशनलिज्म के, वो डॉग करते आ रहे हैं, परेशान करते आ रहे हैं सरकार को, गवर्नमेंट को। राइट विंग नेशनलिज्म क्या होता है? मेजॉरिटी के साथ में है, अगड़ी जातियों के साथ में है ना, चेंज के खिलाफ हैं, डेमोक्रेसी के अंदर जो है थोड़ा सा डिक्टेटरशिप भी लाने को तैयार हैं, लेकिन समझ गए ना, जो चल रहा है उसी को चलने देंगे। यही होता है राइट विंग नेशनलिज्म, जिसमें आप बदलाव के सामने खड़े हो जाते हैं। तो यही सारे एलिगेशंस हमारी सरकार के ऊपर अक्सर लगा रहते हैं। चलिए अब देखो, डॉग करने को हाउंड करना भी बोलते हैं, क्योंकि हाउंड भी कुत्ते का ही दूसरा नाम है। डॉग को हाउंड बोलते हैं, डॉगिंग वर्ब को हाउंडिंग भी बोल सकते हैं। तो हाउंड नाम की वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड आज का वॉच डॉग। अब आप बोलोगे सर कुत्ते कुत्ते आ गए इसमें आज, तो ये डॉग वर्ब आ गई, ये वॉच डॉग नाम का नाउन आ गया। देखिए वॉच डॉग वो वाला डॉग है जो वॉच करेगा। आपके घर पे अगर डॉगी है, आपने बाहर उसको गेट पे लगा रखा है, तो उसका काम ये है कि आने जाने वाले को, समझ गए ना, प्रोटेक्ट करना घर को किसी भी आने जाने वाले से। तो वैसे ही वॉच डॉग नाम का वर्ड बताता है एक गवर्नमेंट एजेंसी को जो किसी काम को या किसी एरिया को रेगुलेट करे। जैसे आरबीआई जो है ना, आरबीआई रिजर्व बैंक, वो महंगाई का वॉच डॉग है। जैसे ईडी जो है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो हवाले के पैसे पे लगने वाला वॉच डॉग है। समझ पा रहे हो ना। जैसे ट्राई जो है वो टेलीकॉम कंपनीज का वॉच डॉग है। आईआरडीए जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज का वॉच डॉग है। सेबी जो है, सेबी है ना, एसईबीआई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है स्टॉक मार्केट का वॉच डॉग है। तो कोई भी एजेंसी जो किसी एरिया को डॉग की तरह वॉच करे, वो सरकारी एजेंसी वॉच डॉग कहलाती है। अब इस वर्ड को कभी भूलोगे नहीं, है ना। द आरबीआई इज द वॉच डॉग ऑफ लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन। आरबीआई जो है वॉच डॉग एजेंसी है नकदी और इन्फ्लेशन की, लिक्विडिटी और महंगाई की। सुपरवाइजर भी बोल सकते हैं इसको। ये वर्ड आर्टिकल में वॉच डॉग देखेंगे। डिटेल में करवा दिए सभी वर्ड्स। अब जल्दी से आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है। ये समरी बहुत सीधी सी है। इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे 47 में। 75 सालों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो फासला है ना, आपको बहुत बड़ा दिखेगा। और तो और बांग्लादेश जो 71 में पाकिस्तान से अलग हुआ था 50-52 साल पहले, बांग्लादेश भी पाकिस्तान को हर कसौटी, हर क्राइटेरियन पे पीछे छोड़ चुका है। अब इसका रीज़न क्या है? देखो, पाकिस्तान एक बहुत ही रिसोर्स रिच कंट्री है। यहाँ पे बहुत उपजाऊ ज़मीन मिलेगी पंजाब की, गेहूँ पूरी दुनिया को इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, लिक्विड गैस भी मिलेगी आपको, नेचुरल गैस, जिसको एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं कई सालों से। लेकिन इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी एक चीज़ की यहाँ कमी है, वो है अमन चैन यानी कि शांति। कभी भी इकॉनमिकली पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ की स्टेट और रिलीजन को इन्होंने मिक्स किया हुआ है। आर्मी का राज रहता है, आर्मी के हिसाब से सरकार चलती है, रिलीजन का जहर ही लोगों के दिमाग में घोला जाता है। असली डेमोक्रेसी क्या होती है उसका स्वाद कभी लोगों को चखने दिया ही नहीं जाता। और ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं ना, ये हर पॉलिटिशियन के साथ प्ले आउट हुआ है पाकिस्तान में, चाहे वो जरदारी हों, चाहे भुट्टो हों, चाहे नवाज शरीफ हों या इमरान खान हो। इस आर्टिकल में इस पूरी ट्रेंड को आपके सामने रिवील किया गया है, एनालाइज करके, और बताया गया है कि कैसे आर्मी जो है इस देश की पॉलिटिक्स और सोशल स्ट्रक्चर की कठपुतली को अपनी जो है धागे से चलाती है। हर चीज़ की जो है धागे जो है कठपुतली के आर्मी के हाथ में है। आज की टोन एनालाइज करके पाकिस्तानी आर्मी की बदमाशियों को आपको बताएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और हर आदमी को ये पढ़ना चाहिए, चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो। आपको जब ऑब्जेक्टिव ओपिनियन मिलती है ना, तो चीज़ें दिमाग में बहुत क्लियर होती हैं। कह रहा है द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर टू रिलीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आफ्टर कॉलिंग हिज अरेस्ट अनलॉफुल is a blow to the government of Prime Minister Shehbaz Sharif and the military establishment that backs it। कह रहा है जी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, अच्छा कौन सा ऑर्डर है भाई? रिलीज़ करने का, रिहा करने का। और किसको? इनके पुराने पीएम को, जिनका नाम है इमरान खान। अच्छा कब आया ये ऑर्डर? कॉल करने के बाद, बुलाने के बाद उनकी अरेस्ट को अनलॉफुल यानी गैर कानूनी। कह रहे ये जो ऑर्डर है ना पाकिस्तान की कोर्ट का, जिसमें यह कहा है कि इमरान खान को छोड़ो, और उनकी अरेस्ट को इन्होंने गैर कानूनी बताया, अनलॉफुल बताया। कह रहा है ये ऑर्डर जो है ना, ये एक ब्लो है, एक चोट है, एक पंच है, एक जो है हिट है। और कहाँ पे? वहाँ की सरकार पे, शहबाज शरीफ की,
प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ की, और वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, वहाँ की मिलिट्री के सिस्टम के, जो पूरा का पूरा इस सरकार को बैक करता है, शहबाज शरीफ को सपोर्ट करता है। आगे बात समझ में? तो इन्होंने पहले इमरान खान से दोस्ती की। जब इमरान खान अपने हिसाब से चलने लगा तो इमरान खान को हटा दिया। जब इमरान खान बहुत बोलने लगे तो इमरान खान को अरेस्ट भी कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट इनके बीच में आई है और बोल रही है कि गैर कानूनी काम बंद करो, इस आदमी को रिहा करो। और ये ऑर्डर जो है वहाँ शहबाज शरीफ की सरकार और वहाँ की आर्मी, बदमाश आर्मी, दोनों के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है, एक बहुत बड़ा हिट है। ऑर्डर की वर्ब है इस, ब्लो का मतलब होता है हिट, चोट, डैमेज, पंच, है ना। दैट की वर्ब है बैक्स, दैट आया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं है, आर्मी और एसआई के, सॉरी आईएसआई, आर्मी और आईएसआई के दोनों के जो कोल्यूजन है ना, इसी को अपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं पाकिस्तान में। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इनकी डिफेंस फोर्सेज जब मिल जाती हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहलाती हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा मिस्टर खान वॉज अरेस्टेड ऑन ट्यूसडे फ्रॉम द इस्लामाबाद हाई कोर्ट वेयर ही हैड अपीयर्ड टू सीक बेल इन मल्टीपल करप्शन केसेस। कह रहा है मिस्टर खान जो हैं इनको अरेस्ट किया गया मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रीमाइसेस से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। कह रहे जहाँ पे ये बंदा जो अपीयर हुआ था, ये जो है आए थे सीक करने के लिए, मांगने के लिए बेल को, यानी कि जमानत को, बहुत सारे मल्टीपल करप्शन केसेस में। तो करप्शन के चार्ज तो खूब चल रहे हैं इन पे। फॉरेन कंट्रीज से गिफ्ट आते हैं, ये अपनी फैमिली के साथ में मिलकर उन गिफ्ट्स को बेच देते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ चार्जेस इन पे लगे हैं। सरकारी खजाने में जो चीज़ जानी चाहिए वो अपने घर में ला रहे हैं। तो कह रहे अपने करप्शन के चार्जेस में बेल लेने जिस कोर्ट में गए थे वहीं से ही मंगलवार को इनको उठवा लिया गया, अरेस्ट करवा लिया गया। अच्छा, किसने किया भाई, किसने किया ये कारनामा? बाय द पैरामिलिट्री रेंजर्स ऑन एन ऑर्डर फ्रॉम द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और NAB, द एंटी करप्शन वॉचडॉग। कह रहे ये ऑर्डर आया था, ये काम किया था पैरामिलिट्री रेंजर्स ने। पैरामिलिट्री समझते हैं ना आप, मिलिट्री का सेकंड जो है एस्पेक्ट, जैसे हमारे यहाँ CISF होता है, CRPF होता है। तो पैरामिलिट्री के जो लड़ाके हैं, रेंजर हैं, सिपाही हैं, उन्होंने इसको अरेस्ट किया। और ये कब किया? एक ऑर्डर पे किया जो वहाँ के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से आता है, जो कि एंटी करप्शन वॉचडॉग भी है, करप्शन पे वॉच करने वाली सरकारी एजेंसी भी है। खान की वर्ब है वॉज अरेस्टेड इन पैसिव वॉइस, ही की वर्ब है हैड अपीयर्ड। परफेक्ट टेंस पास्ट में इसलिए लगा हुआ है क्योंकि पहले ये अपीयर हुए थे, फिर ये अरेस्ट हुए थे। याद होगा वो कॉन्सेप्ट आपको, जब दो घटनाएं पास्ट में हुई हों, दो घटनाएं पास्ट में हुई हों, तो बाद में जो घटना होती है उसको रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और जो पहले हुई होती है उसको रखते हैं पास्ट परफेक्ट में। बेसिक ग्रामर के लास्ट के कुछ वीडियोज़ में ये कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए हुए हैं, चैनल के होम पेज पर जाओगे मिल जाएंगे। वॉच डॉग आप देख चुके हो, वो वाला कुत्ता जो निगरानी करे, या वो वाली सरकारी एजेंसी जो किसी चीज़ को रेगुलेट करे, किसी अफेयर को या किसी टास्क को, है ना। हमारा इंश्योरेंस का वॉच डॉग है IRDA, टेलीकॉम सेक्टर का जो है अपने जो है ट्राई, है ना। इस तरीके से याद रखना है इसको। कह रहा जी द अरेस्ट केम अ डे आफ्टर द मिलिट्री हैड वार्न्ड हिम अगेंस्ट मेकिंग बेसलेस एलिगेशंस। कह रहा ये जो अरेस्ट आई है ना, ये एक दिन बाद आई है। किसके भाई? जब मिलिट्री ने उनको वार्न कर दिया था, चेता दिया था, और किसके खिलाफ? बेसलेस एलिगेशंस लगाने के खिलाफ, बिना बेस की, बिना बात की आरोप लगाने के बाद। तो इन्होंने पहले मिलिट्री पे कुछ आरोप लगाए होंगे, एलिगेशंस लगाई होंगी, उसके एक दिन, मतलब समझ गए ना, उसके लगाने के एक दिन बाद इनका अरेस्ट हो गया। अब एलिगेशंस क्या है, यहाँ पे डैश लगा के आपको बता रहा है, दैट अ सीनियर मिलिट्री फिगर वॉज इन्वॉल्व इन एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ इन नवंबर 2022। वो एलिगेशंस ये हैं कि मिलिट्री का एक सीनियर जो फिगर है, एक सीनियर जो हस्ती है, कोई जनरल, कोई लेफ्टिनेंट, कोई कर्नल, कह रहा है ये इन्वॉल्व था, ये शामिल था अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ पे, उसकी जान पे हमले पे, या उसके असैसिनेशन पे। अटेम्प्ट समवन लाइफ का मतलब ही होता है किसी को मार देना। तो उसको जो मारने की साजिश थी ना, उसको जो नवंबर 22 में हुई थी, उसमें एक आर्मी का बड़ा जनरल, कोई बड़ा, समझ गए ना, फिगर शामिल था। तो ये वार्निंग जब इन्होंने बात कही, उसके बाद इनको वार्न किया गया और अगले दिन अरेस्ट भी कर लिया गया। अरेस्ट की वर्ब है केम, मिलिट्री की वर्ब है हैड वांट। मिलिट्री की वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्यों लगी है भाई? क्योंकि ये काम पहले हुआ था पास्ट में, फिर ये काम भी पास्ट में हुआ, लेकिन इसके बाद हुआ है। तो जो काम पास्ट में भी पास्ट में होता है ना, तो उसको अपने पास्ट परफेक्ट से लिखते हैं, और जो बाद में हुआ होता है पास्ट में, उसको पास्ट डेफिनेट से। तो ये फॉर्मूला आपको हर जगह देखने को मिलेगा। फिगर यानी हस्ती, इसकी वर्ड है वॉज इन्वॉल्व, पैसिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट में। अटेम्प्ट ऑन समवन्स लाइफ, किसी की जान लेने की कोशिश करना, है ना। चलो, कह रहा है जी एवर सिंस
he was ousted from power in April 2022. Mr. Khan has campaigned against a 13-party coalition government led by शहबाज शरीफ। कह रहे एवर सिंस, जब से ही ये हुआ, एवर सिंस, और क्या हुआ, कह रहे जब से ये हुआ कि उस बंदे को आउस्ट किया गया था, बाहर भगाया गया था, रिमूव किया था, हटाया गया था, और किससे, पावर से यानी सत्ता से। और कब, अप्रैल 2022 में, पिछले साल। कह रहे जब से इनको हटाया है ना 2022 अप्रैल से, एवर सिंस देन मिस्टर खान जो हैं उन्होंने कैंपेन किया है आर्मी जो है 13 पार्टी की गठबंधन की सरकार के खिलाफ अगेंस्ट 13 पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट, जो लेड बाय है, जिसकी अगुवाई में है मिस्टर शरीफ। जब से इमरान खान को हटाया तब से शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, अभियान छेड़ के बैठे हैं। कैंपेन करना यानी एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट करना, अभियान को चलाना, अभियान बोलते हैं हिंदी में। ही की वर्ब है वॉज ऑस्टेड, पैसिव वॉइस में। आउस्ट करना मतलब किसी आदमी को उसकी कुर्सी से जबरन हटा देना। कह जी ही हैज़ डिमांडेड अर्ली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ड्यू फॉर अक्टूबर, ऑर्गेनाइज्ड मैसिव रैलीज एंड वन बैक टू बैक इलेक्शंस प्रूविंग हिज राइजिंग पॉपुलैरिटी। कह रहे इस बंदे ने डिमांड किया है जल्दी ही पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को, ऐसे इलेक्शंस पार्लियामेंट के जो पहले ही हो जाएं, भाई होने तो बाद में है। तब से इमरान खान क्या बोल रहे हैं कि अभी करवाओ, अभी करवाओ, बाद का इंतजार मत करो। तो अर्ली इलेक्शंस को डिमांड कर रहे हैं, और ये वही इलेक्शंस हैं जो ड्यू हैं अक्टूबर में, यानी इसी साल के 2023 के अक्टूबर में जो होने वाले हैं। और इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है बड़ी बड़ी रैलीज़ को, और इन्होंने जीता है एक के बाद एक बाई इलेक्शंस को, बैक टू बैक इलेक्शंस को, बाई इलेक्शंस को, जो प्रूव कर रहे हैं उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को, राइजिंग पॉपुलैरिटी को। आगे बात समझ में, सिंपल सेंटेंस है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ही आया इमरान खान के लिए ऑफ कोर्स, और ही की 3 वर्ब्स हैं। पहली जो वर्ब है हैज़ डिमांडेड, दूसरी वर्ब है हैज़ ऑर्गेनाइज्ड, तीसरी वर्ब है हैज़ वन। हैज़ को 3 बार नहीं लिखा गया है, एक ही वर्ब 3 बार आ रही है, हेल्पिंग वर्ब है तो उसको पहली बार लिख के दूसरी तीसरी बार ओमिट कर दिया गया। चलिए, बैक टू बैक का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंट, एक के बाद एक, है ना, बैक टू बैक। कह रहे जी ऑन द अदर साइड द कोलिशन गवर्नमेंट्स अप्रूवल रेटिंग हैज़ टैंक्ड अमिड माउंटिंग इकोनॉमिक वोस। कह रहे जी दूसरी तरफ ऑन द अदर साइड क्या हुआ, जो गठबंधन की सरकार की जो अप्रूवल रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग का मतलब है कितने लोग सरकार से खुश हैं, तो एक ऑफिशियल पोल करवाया जाता है जिसमें अप्रूवल रेटिंग देखी जाती है। तो कह रहे जी दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की सरकार की जो अप्रूवल रेटिंग है वो टैंक कर गई है। टैंक का मतलब होता है जी ढह जाना, एकदम लड़खड़ा के गिर जाना, है ना, संभल पाना। तो वो टैंक कर गई है, ज़मीन में घुस गई है, जो गिर गई है। और किस बीच, बढ़ती हुई अमिड माउंटिंग यानी बढ़ती हुई आर्थिक परेशानियों के बीच, वॉर्स के बीच। कह रहे लेकिन हुआ क्या, कह रहे चाहे कितना भी हो जाए, बट मिस्टर शरीफ हैज़ रिफ्यूज्ड टू गिव इन टू मिस्टर खान्स डिमांड्स। लेकिन शहबाज शरीफ जो है उसने मना कर दिया है कि वो गिव इन नहीं करेंगे, वो सरेंडर नहीं करेंगे, और किसके सामने, इमरान खान की मांगों के सामने, डिमांड्स के सामने। सेंटेंस बिल्कुल आसान। अप्रूवल रेटिंग की वर्ब है हैज़ टैंक्ड, टैंक करना यानी ज़मीन में घुस जाना। शहबाज शरीफ की जो है वर्ब हैज़ रिफ्यूज्ड, वो का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, परेशानियाँ, प्लाइट, बताया था आपको वर्ड मैंने, हिंदी बोलते हैं दुर्दशा। आम आदमी की जो दुर्दशा है ना पाकिस्तान में, इकोनॉमिक वॉर जो है, अगर आप किसी को पर्सनली जानते हैं और उससे बात करेंगे ना तो आपको दिल कांप जाएगा आपका सुन के। मतलब खाने के लिए आम आदमी के पास आटे का जुगाड़ भी नहीं है, इस वक्त ऐसी हालत हो चुकी है वहाँ। ठीक है, तो रेटिंग की वर्ब ये हो गई, शरीफ की वर्ब ये हो गई। जब भी आप गिव इन करते हैं, सरेंडर करते हैं, या आप क्या करते हैं, यील्ड करते हैं, तो आप टू लगा के बताते हैं जिस भी चीज़ के सामने आप सरेंडर कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना, गिव इन टू समथिंग, यील्ड टू समथिंग, सरेंडर टू समथिंग, सकम टू समथिंग। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, जल्दी से उसको देखेंगे। पहले एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं, भाई इन्होंने डिमांड की इन सब चीज़ों को, तो फॉर नहीं लगेगा क्या? ही हैज़ डिमांडेड फॉर अर्ली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। भैया आप डिमांड फॉर करते हो ना किसी चीज़ के लिए। अच्छा, ऊपर भी देखो, यहाँ सीक के बाद में भी बेल लगा दिया, इसके बाद भी फॉर नहीं लगाया। जनरली आपने सुना होगा सीक के बाद फॉर आता है, आई एम सीकिंग फॉर योर सपोर्ट, मैं आपके सपोर्ट को मांगता हूँ, सीक करता हूँ, डिमांड करता हूँ, है ना। तो ये फोर कहाँ चले गए, चलो समझा देते हैं। देखो जी, कॉन्सेप्ट ये है, सबको आता होगा, बहुत बार हो चुका है रिपीट, लेकिन रिपीट फिर भी कर रहा हूँ, देख के भी गलती करके आते हो आप, है ना, इसलिए बार बार एक कॉन्सेप्ट को करवाना पड़ता है मुझे। कॉन्सेप्ट ये है कि जो लेफ़्ट साइड में वर्ब्स हैं, 2 कॉलम्स दिख रहे होंगे आपको, एक राइट में एक लेफ़्ट में। लेफ़्ट में जो वर्ब्स हैं, है ना, हर कॉलम की, इन वर्ब्स के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा।
ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वर्ब फॉर्म में बिना किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट को ले लेंगी। लेकिन इनका जो राइट काउंटर पार्ट है वो इनकी सिनोनिमस वर्ब है, लेकिन फॉर के साथ में, टू के साथ में, यानी किसी प्रपोजिशन के साथ में। जैसे सीक का मतलब और लुक फॉर का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब है किसी चीज़ को मांगना, ढूंढना। जैसे डिमांड और रिक्वेस्ट या फिर आस्क फॉर का मतलब एक ही है। जैसे अवेट और वेट फॉर का मतलब एक ही है। रिसेंबल और बी सिमिलर टू का मतलब एक ही है। रिसेंबल मतलब की तरह दिखाई देना, जैसे आप और आपका भाई एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं ना, तो मैं बोल सकता हूँ यू ब्रदर्स रिसेंबल ईच अदर, आप दोनों भाई एक दूसरे की तरह हैं। तो रिसेंबल टू ईच अदर नहीं आएगा, बस यही समझाना चाह रहा हूँ मैं। इन वर्ब्स को दिमाग में बिठा लो। आंसर, कंप्राइज, रीच, मैरी, इनके बाद में कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी। लेकिन अराइव जो है ना वो रीच का ही सिनोनिम है, इसके बाद में ऐड आ जाता है। चलो बैठ जाएंगे दिमाग में। 10 ही वर्ब्स हैं, यही याद करने के लिए बोल रहा हूँ। थोड़ा बहुत ही इंग्लिश में आपको याद रट्टा मारने वाला बताता हूँ मैं, है ना। ये 10-12 वर्ब्स तो बिठा ही लेना। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द ट्रेन हैज़ रीच्ड या अराइव्ड एट इट्स डेस्टिनेशन। ट्रेन पहुँच चुकी है अपनी मंजिल पे। रीच के साथ में ऐट आएगा क्या कहीं पहुँचने के लिए? नहीं आएगा, तो ऐट लगा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब क्या है, रीच यहाँ पे आ ही नहीं सकता, यहाँ पे अराइव्ड एट आएगा। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पीपल सीकिंग या लुकिंग परफेक्शन इन द ट्रेड आर कॉल्ड आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट। वो लोग जो परफेक्शन तलाशते हैं, सीख करते हैं परफेक्शन को अपने ट्रेड में, अपने काम में, अपने धंधे में, अपने प्रोफेशन में, वो लोग या तो आर्टिस्ट या साइंटिस्ट कहलाते हैं। आम आदमी का क्या काम है परफेक्शन से? किसी कलाकार या किसी वैज्ञानिक को या परफेक्शन ढूंढता हुआ पाएंगे। तो सीकिंग और लुकिंग के बाद में फॉर नहीं लगा हुआ, बिना फॉर के रखना है, तो सीक के बाद में फॉर नहीं आता, तो मैं यहाँ सीकिंग लिख देता हूँ। अगर फॉर लगा होता, अगर सर जी फॉर लगा होता तो फिर लुकिंग लिख देता। मीनिंग नहीं बदलता, बस प्रेपोजिशन जो है अपनी वर्ब के साथ में कनेक्ट आपको करनी थी। ठीक है, सीकिंग के साथ में नो प्रेपोजिशन। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आज के क्विज में आपसे पूछा गया है, और यहाँ भी वही हुआ है। यहाँ पे सीक के बाद में टू नहीं लगाया गया, और यहाँ भी वर्ब डिमांड के बाद में फॉर नहीं लगाया गया। चलो, कह रहा द फॉर्मर क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन हु केम टू पावर इन 2018 हैड एंजॉयड वार्म लिंक्स विद द मिलिट्री फॉर ओवर 3 years। कह रहा है ये जो पुराने क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन है, पहले क्रिकेटर थे, बाद में टर्न कर गए पॉलिटिशियन बन गए, राजनेता। कह रहा है जो इमरान खान हैं, जो पावर में आए थे 2018 में, इन्होंने एंजॉय किया है, मज़ा लिया है गर्म जोशी के रिश्तों का वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आईएसआई और आर्मी के साथ। और कब तक? लगभग 3 सालों से भी ज़्यादा। तो 3 साल तो खूब इनकी जारी दोस्ती रही आर्मी के साथ में, है ना। फिर इनका रास्ता बदल गया, तो आर्मी ने इनको चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल दिया। क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन की वर्ब है हैड एंजॉयड, हु की वर्ब है केम। चलिए, एक कॉन्सेप्ट और है ग्रामर का, लेकिन थोड़ा फ्लो बनाओ, फिर करवाएंगे आपको, है ना। थोड़ा सा 4-5 सेंटेंस और पढ़ेंगे। फिर क्या कह रहा है, फिर बताएगा इनका दोगलापन इमरान खान का। कह रहा है वाइल इन पावर ही हाउंडेड द देन अपोजिशन पॉलिटिशियंस नाउ इन गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग टू हिज ओन वर्ड्स द मिलिट्री हैड हेल्प्ड हिम स्टे इन पावर अमिड पॉलिटिकल चैलेंजेस। कह रहे जब ये पावर में बैठे थे इमरान खान, तब इन्होंने हाउंड किया, डॉग किया। क्या किया? इसका मतलब किसी के पीछे पड़ गए, जान खाते थे। हाउंड करना, डॉग करना, डॉगी की तरह किसी की जान खाना। तो ये डॉगी की तरह जान खाते थे उस वक्त की ऑपोजिशन की, उस वक्त के विपक्ष की, विपक्ष के पॉलिटिशियंस की। और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो टेबल पलट चुके हैं, अब इनकी जगह बैठे हैं, नाउ इन गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ की बात हो रही है। तो कह रहे जब ये इमरान खान खुद पावर में बैठा था तो शहबाज शरीफ को रोज़ दुखी करता था। कह रहा अब हुआ क्या? कह रहा है अकॉर्डिंग टू, अगर हिसाब से देखा जाए उनके खुद के वर्ड्स के जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहे हैं, कह रहा है मिलिट्री जो है ना, इनको मदद कर चुकी थी पावर में स्टे करने के लिए। और कब? उन पॉलिटिकल चैलेंजेस के अमिड, बहुत सारे सियासी चुनौतियां जो इनको मिली उनके चलते हुए भी। तो पहले खुद बोलते थे कि मेरे पास बहुत चैलेंजेस हैं और मिलिट्री की वजह से मेरी कुर्सी बनी हुई है, और अपने आप ही मिलिट्री के साथ मिलकर शहबाज शरीफ और उसके नेताओं को रोज़ तंग करते थे। ही की वर्ब है हाउंडेड, मिलिट्री की वर्ब है हैड हेल्प्ड। हाउंड करना, परेशान करना, किसी के पीछे डॉगी की तरह पड़ जाना। हाउंड और डॉग एक ही वर्ड के 2 सिनोनिम्स है ना, कुत्ते के लिए यूज़ होते हैं। कह रहा है जी बट आफ्टर दे फेल आउट ओवर की मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स मिस्टर खान टर्न अगेंस्ट द जनरल्स। कह रहे लेकिन जब ये लोग फेल आउट कर गए, फॉल आउट करने का मतलब होता है 2 लोगों का झगड़ा हो जाना, एक दूसरे के मन से और इज्जत के दायरे से हट जाना। वे अपने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन किसी बात पर झगड़ा हो गया, अब साथ में बोलना, चलना, खाना पीना छोड़ दिया, तो वी हैव फेल आउट, है ना। तो कह रहे जब वो फेल आउट कर गए
की मिलिट्री अपॉइंटमेंट से, इंपॉर्टेंट मिलिट्री की अपॉइंटमेंट से मिस्टर खान जो है टर्न अगेंस्ट हो गए, खिलाफ जो है मुड़ गए इन जनरल्स के, आर्मी वालों के। तो है ना, टर्न अगेंस्ट होना, किसी के खिलाफ खड़े हो जाना, उनको अपोज करना। ठीक है, दे की वॉर बाय फेल आउट, दे आया है इमरान खान और मिलिट्री के लिए, खान की वॉर बाय टर्न अगेंस्ट। कह रहे द न्यू गवर्नमेंट स्लैप्ड केस आफ्टर केस ऑन हिम डीपनिंग द पॉलिटिकल रिफ्ट। कह रहे फिर आई शहबाज शरीफ की सरकार, जिसके पीछे ये हमेशा पड़े रहते थे इमरान खान। कह रहे जो नई सरकार आई ना, इसने स्लैप किया, पेनल्टी लगाई, इनको पेनलाइज किया। स्लैप करना मतलब जबरन किसी चीज़ को लगाना। स्लैप वर्ड का मतलब होता है थप्पड़, जो कि जबरन लगाया जाता है। तो फिर नई सरकार ने थप्पड़ के तौर पे लगाया इन पे केस, और कब? इसी आदमी पे, इमरान खान पे, डीपन करते हुए, इंटेंसीफाई या गहरा करते हुए सियासी खाई को, पॉलिटिकल रिफ्ट को। तो पहले खाई छोटी थी, बाद में और बड़ी हो गई। आज दोनों पार्टियां एक दूसरे का मुंह देख करके भी राजी नहीं है ना। तो इस तरह से पॉलिटिकल रिफ्ट को डीपन करते हुए नई सरकार ने थप्पड़ के तौर पे केस इमरान खान पे चिपकाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट की वॉर स्लैप्ड, रिफ्ट मतलब खाई, डिवीजन, स्प्लिट, फिशर, है ना, सबके सब खाई के सिनोनिम्स है। कह रहे द मिलिट्री, एक सेकेंड है, इसको सही जगह ले। कह रहे द मिलिट्री विच हैज स्टेट्स कूस एंड रूल्ड फॉर मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्टेंस रिटेन्स इट्स इन्फ्लुएंस। कह रहे जो मिलिट्री है जिसने स्टेज किया है कूस को, कू मतलब तख्ता पलट, अपहिवल, रेवोल्यूशन, टेक ओवर, है ना, सरकार को, डेमोक्रेसी को, जनतंत्र को, लोकशाही को हटा करके किसी जो है आर्मी जनरल का बैठ जाना कुर्सी पे, जैसे परवेज मुशर्रफ बैठा था, है ना, जैसे याह्या खान बैठा था। तो कह रहे मिलिट्री जो है उसने भी स्टेज किया है बार बार कूस को, बड़े बड़े तख्ता पलटों को, और रूल किया है, राज किया है पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के हाफ से भी ज़्यादा वक्त, 75 में से 37 से भी ज़्यादा साल, और आज भी रिटेन करती है, बना के रखती है अपने दबदबे को, अपने इन्फ्लुएंस को। मिलिट्री की वॉर रिटेन्स, विच आया मिलिट्री के लिए, इसकी दो वर्ब्स हैं, हैज़ रिटेन्ड एंड हैज़ रूल्ड। मिलिट्री ने हैज़ स्टेज्ड एंड हैज़ रूल्ड। कू मैंने आपको बता दिया, इसको कूप ना बोलें, पी साइलेंट होता है, इसको कू बोलते हैं। तख्ता पलट इसका हिंदी में मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये अपहिवल वर्ड भी इसका सिनोनिम है, और ओवरथ्रो तो इसका नेचुरल सिनोनिम है, जो इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी वन ऑफ द रीजन्स इज दैट पाकिस्तान रूलिंग पार्टी टिपिकली वर्क विद जनरल्स टू न्यूट्रलाइज देयर पॉलिटिकल अपोनेंट्स। कह रहे एक रीज़न इसका ये है, एक कारण ये है कि पाकिस्तान की जो भी रूलिंग पार्टियां होती हैं, जो भी आदमी को कुर्सी बैठने का मौका मिल जाता है, कह रहे टिपिकली आम तौर पे वो वर्क करने लगती है जनरल के साथ, मिलिट्री के साथ मिलकर बदमाशी करने लगती है, ताकि न्यूट्रलाइज करे, ताकि शांत कर दे, निस्तनाबूद करके। न्यूट्रलाइज करना मतलब सामने वाले को तबाह करके सप्रेस कर देना, उसको किसी काम करने के लायक ही ना छोड़ना, है ना। तो इसीलिए काम करती है मिलके कोई भी पार्टी कि वो न्यूट्रलाइज कर सके अपने सियासी विपक्ष को, राजनीतिक ओपोनेंट्स को। तो इसलिए मिलिट्री को किसी ना किसी पार्टी का साथ हमेशा मिला रहता है, ताकि वो पार्टी अपने ओपोनेंट्स को हरा करके पावर में बैठी रहे। वन की वर्ब है इज, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा, वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द क्लासेज, वन ऑफ द स्कूल्स, वन ऑफ द वीमेन, वन ऑफ द रीजन्स। याद है ना कॉन्सेप्ट, वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, और वर्ब आएगी वन के हिसाब से, जो कि हमेशा सिंगुलर होगी, है ना, तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। पार्टीज़ की वर्ब है वर्क, न्यूट्रलाइज करना, तबाह करके, नेस्तनाबूद या डिस्ट्रॉय करके सामने वाले को किसी काम का ना छोड़ना, कमज़ोर बना देना, है ना, न्यूट्रलाइज। कह रहे द कोलिशन गवर्नमेंट मेड द सेम मिस्टेक। शहबाज शरीफ की जो सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट, इसने भी यही गलती दोहराई है, मिलिट्री की कठपुतली बनी हुई है। गवर्नमेंट की वर्ब है मेड। कह रहे द एलिगेशंस अगेंस्ट मिस्टर खान शुड बी प्रॉप्ड, बट द वे ही वॉज अरेस्टेड यूजिंग द पैरामिलिट्री फोर्सेस and the nationwide crackdown on his supporters that followed raised more questions। कह रहा है जी सारे एलिगेशंस जो हैं, सारे आरोप जो हैं इस मिस्टर खान नाम के आदमी के खिलाफ, इनको प्रोब किया ही जाना चाहिए पैसिव वॉइस में। आ रही बात समझ में? सारे एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, प्रोब करना, इन्वेस्टिगेट करना, स्क्रूटनाइज करना, है ना। कह रहे लेकिन हुआ क्या? कह रहे वो तरीका जिसमें ये अरेस्ट हुए, घसीट के इनको मारते हुए ले गए कोर्ट में से, कह रहे वो तरीका जिसमें जानवरों की तरह इनको अरेस्ट किया, यूज़ करते हुए पैरामिलिट्री के रेंजर्स को, वहाँ की फोर्सेस को। और कह रहे जो नेशन वाइड क्रैकडाउन है, पूरे जो है देश में जो धरपकड़ है, क्रैकडाउन मतलब धरपकड़, और किसकी? इनके सपोर्टर्स की, इनके साथियों की। कह रहे ये वो क्रैकडाउन जो फॉलो की, जो बाद में आई। कह रहे इन दोनों चीज़ों ने ना, एक तो वो तरीका जिसमें इनको पकड़ा,
और नेशन वाइड क्रैकडाउन जो बाद में धरपकड़ हुई। करें इन दोनों ने रेज कर दिया जी, उठा दिया है। और किसको उठा दिया है? और सवालों को, मोर क्वेश्चंस को। और कैसे उठाए? प्रॉम्प्टिंग द सुप्रीम कोर्ट टू वेड इन एंड ऑर्डर मिस्टर खान्स रिलीज। प्रॉम्प्ट करते हुए, मजबूर करते हुए, उकसाते हुए कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट वेड इन करे, इंटरप्ट करे, इंटरवीन करे, दखल अंदाजी करे और ऑर्डर करे इमरान खान की रिहाई को, रिलीज़ को। तो ये सबसे अच्छी बात है इस आर्टिकल की। इमरान खान लाख करप्ट होंगे, आप इन पे इन्वेस्टिगेशन करवाओ, जेल में दो, फांसी की सज़ा दो अगर करप्शन के चार्ज प्रूव होते हैं। लेकिन मार के, घसीट करके, अरेस्ट करके पैरामिलिट्री कमांडो के साथ में किसी आदमी को आप उठा रहे हो, वो भी कोर्ट के प्रीमाइसिस से, जज साहब के सामने से, और फिर इनके सपोर्टर्स की धरपकड़ कर रहे हो, पूरे देश में उनको घसीट घसीट के जो मार रहे हो। ये दोनों ही चीज़ों ने सवाल खड़े कर दिए हैं वहाँ की सरकार पे, और सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ की मजबूर हो गई है इस मामले में टांग फंसाने के लिए, वेड इन करने के लिए और इमरान खान की रिहाई को ऑर्डर करने के लिए। एलिगेशंस की वर्ब है शुड बी प्रोब्ड। वे और क्रैकडाउन दोनों की वर्ब है रेज्ड। इन दोनों ने रेज किया, उठाया सवालों को। ही की वर्ब है वॉज अरेस्टेड, पैसिव वॉइस में ही आया इमरान खान के लिए। क्रैकडाउन करना, धरपकड़ करना, क्लैम डाउन करना, रिस्ट्रेन करना। वेड इन करना मतलब टांग फंसाना फटे में, इंटरवीन करना, इंटरप्ट करना, किसी मामले में कूद पड़ना है ना, वेड इन करना। चलिए लास्ट सेंटेंस रह गया अपना। कह रहे जी एंड, ये तो हो गया। कह रहे दिस क्राइसिस इन फोल्डिंग एट अ टाइम व्हेन पाकिस्तान इज अंडरगोइंग वन ऑफ इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। कह रहे ये क्राइसिस जो है, ये तूफान जो है अनफोल्ड कर रहा है, अकर कर रहा है, ट्रांसपायर कर रहा है, हैपन हो रहा है। और कब? ऐसे एक वक्त पे, एट अ टाइम, जब पाकिस्तान अंडरगो कर रहा है, पाकिस्तान गुजर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है अपने आज तक के सबसे बुरे आर्थिक क्राइसिस में से एक को, आज तक के सबसे बुरे इकोनॉमिक विपत्तियों में से एक को। वन ऑफ इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। आई बात समझ में? क्राइसिस सिंगुलर है, इसकी वर्ब इज अनफोल्डिंग, अनफोल्ड करना किसी चीज़ का, हैपन या अकर होना। पाकिस्तान की वर्ब इज अंडरगोइंग, अंडर को करना, किसी एक्सपीरियंस से गुजरना। क्राइसिस यहाँ पे सिंगुलर है IS के साथ में, क्राइसिस यहाँ पे प्लूरल है, वन ऑफ के बाद में प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है। याद है ना, बेसिस, क्राइसिस, थीसिस, पैरेंथेसिस, एक्सिस, 5 ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में IS आता है। सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल में बदलते हुए आपको इस IS को ES में बदल देना है। कॉन्सेप्ट बहुत बार हुआ है, ये हर 10वें दिन होता है, क्लास में रेगुलर रहा करो। आज करवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ रिपीट करवा रहा हूँ, जिनको आता है अच्छे से एक बार इसको रिमाइंड करना, ठीक है। IS आया तो सिंगुलर, IS की जगह लास्ट में ES लगा तो प्लूरल। कह रहा है इट्स फॉरेन रिजर्व्स आर डिप्लीटिंग, इन्फ्लेशन हिट अ रिकॉर्ड 35 इन अप्रैल, द हाईएस्ट इन साउथ एशिया, एंड द पाकिस्तानी रुपी कीप्स फॉलिंग। कह रहे हैं इसके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, पाकिस्तान के जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। डिप्लीट होना किसी चीज़ का शनै शनै, धीमे धीमे ख़त्म हो जाना, मिट्टी की तरफ बढ़ना। तो इसके सारे फॉरेन रिजर्व जो है मिट्टी होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। और इन्फ्लेशन जो है उसने हिट कर दिया है 35% को अप्रैल में। 35% इन्फ्लेशन का मतलब है एक साल में 100 रुपये की चीज़ पाकिस्तान में 35 रुपये हो गई है एवरेज। कोई चीज़ 535 भी हो गई होगी, एवरेज निकालोगे सब चीज़ों की तो 35% इन्फ्लेशन निकला है, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे साउथ एशिया में, जिसने श्रीलंका जैसी इकॉनमी को भी पीछे छोड़ दिया। और पाकिस्तान का जो रुपया है, इसके कहने क्या, ये रोज़ गिरता है, कीप्स फॉलिंग। रिजर्व्स की वर्ब है आर डिप्लीटिंग, डिप्लीट करना, खर्च हो जाना किसी चीज़ का, खर्च होते होते थोड़ा सा रह जाना। इन्फ्लेशन की वर्ब है हिट, रुपये की वर्ब है कीप्स। कह रहा है द कंट्री हैज़ ऑल्सो विटनेस्ड अ राइज इन टेरर अटैक्स बाय TTP which has been emboldened by the Taliban's return to power in neighboring Afghanistan। कह रहे कंट्री ने साथ ही साथ विटनेस किया है, देखा है, गवाह बना है कंट्री, एक राइज का, एक उछाल का टेरर अटैक्स में, इस तरह के अटैक्स में ना, आतंकवादी हमलों में जो आते हैं TTP के द्वारा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम के आतंकवादी संगठन के द्वारा। कह रहे ये वही संगठन है जो एम्बोल्डन हो चुका है। देखिए बोल्ड का मतलब आप जानते हैं, साहसी, सुना होगा ना आपने, बोल्ड बनो, जीवन में साहसी बनो। साहसी मतलब ब्रेव, जिसके दम मन में जो है किसी काम को करने का जज्बा है, बोल्ट। वहीं से हमने एम्बोल्डन नाम की वर्ब बनाई हुई है, किसी आदमी को साहसी बनाना, ब्रेव बनाना, या इसको हिंदी में बोलें साफ शब्दों में तो दुस्साहसी बनाना, उदंड बनाना।
तो कह रहे टेरर अटैक इसलिए बढ़े हैं क्योंकि ये टीटीपी जो है ये उद्दंड हो गई है, दुस्साहसी हो गई है, बदतमीज़ बदमाश हो गई है। और कैसे? तालिबान की रिटर्न के बाद में पावर के अंदर नेबरिंग अफगानिस्तान में, पड़ोस के अफगानिस्तान नाम के देश में। तो जब अफगानिस्तान में तालिबान आया तो खूब मज़ा लिया पाकिस्तानियों ने। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी लोग जो हैं और वहाँ की सरकार जो है, कंजर्वेटिव लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि चलो तालिबान आ गया अफगानिस्तान में। अब वही अफगानिस्तान वाला तालिबान जो है पाकिस्तान में भी अपना एक ब्रांच खोलना चाहता है। तो इसलिए पाकिस्तान में आप देख रहे हैं टेरर अटैक्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सभी तालिबानी हैं वो बदमाश हो गए हैं। अफगानिस्तान में सरकार बनी तो इनको लगता है यहाँ भी बना लेंगे। कंट्री की वर्ब हैज़ विटनेस्ड, विच की वर्ब है हैज़ बिन एम्बोल्डेंड। एम्बोल्डन करना, किसी चीज़ को दुस्साहसी बनाना। कह रहा है द इमीडिएट प्रायोरिटी फॉर पाकिस्तान लीडर्स शुड हैव बिन टू एड्रेस दीज क्रिटिकल चैलेंजेस बट दे आर बिजी फाइटिंग ईच अदर इंस्टेड। कह रहे जो हाथों हाथ प्रायोरिटी है, हाथों हाथ जो प्राथमिकता है पाकिस्तान के लीडर्स की, वो होनी ये चाहिए कि वो एड्रेस करें, संबोधित करें इन महत्वपूर्ण चुनौतियों को, क्रिटिकल चैलेंजेस को, है ना, इन सब को एड्रेस करें, इन सब चीज़ों का सोल्यूशन निकालें। आर्मी आईएसआई की बदमाशी का सोल्यूशन निकालें। कह रहे लेकिन हो क्या रहा है? कह रहे हो ये रहा है कि ये लोग जो हैं खुद ही बिजी हैं फाइट करने में। दे आर बिजी फाइटिंग ईच अदर इंस्टेड, बजाय एक दूसरे को। और कैसे? फर्दर वीकनिंग द कंट्रीज इंस्टीट्यूशंस एंड लीविंग इट्स अनइलेक्टेड पावर सेंटर्स स्ट्रॉन्गर। ये सारा काम ये लोग कर रहे हैं ना, और आगे वीकन करते हुए, कमज़ोर करते हुए कंट्री के इंस्टीट्यूशंस को, वहाँ की संस्थाओं को, और लीव करते हुए, छोड़ते हुए, इसके बिना वोट डले इलेक्ट हुए अनइलेक्टेड पावर सेंटर्स को, आर्मी और आईएसआई को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा मजबूत। आगे बात समझ में? तो इमीडिएट प्रायोरिटी ये है कि अपना घर सुधारें, अपने लोगों का सोचें, आम आदमी, गरीब आदमी का सोचें। पर हो क्या रहा है? क्रिटिकल चैलेंजेस को छोड़ के ये एक दूसरे की तरह, कुत्ते की तरह पीछे पड़े हैं। सारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं एक दूसरे से लड़ने में। और ये कैसे कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म में आर्मी को और मजबूत करते हुए, देश को और जड़ें काटते हुए, कंट्री के इंस्टीट्यूशंस को गिराते हुए, और बिना वोट की डली हुई जो आर्मी के पावर सेंटर हैं, ऐसे पावर सेंटर जो अनइलेक्टेड हैं, जिनको कोई वोट नहीं पड़ा, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हुए। प्रायोरिटी की वर्ब है शुड हैव बीन, दे की वर्ब है आर। बिजी और वर्थ दो ऐसे एडजेक्टिव्स इंग्लिश में जिनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है। आई एम बिजी स्टडिंग, यू आर, दिस नॉवल इज़ वर्थ रीडिंग, दिस मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग। समझ में आ गया सेंटेंस? चलिए, अच्छा आर्टिकल था, आपको देसी भाषा में समझा दिया है। अब जल्दी से बढ़ते हैं आज के क्विज़ की तरफ। क्लास ऑलरेडी लेट है, जल्दी से क्विज़ को देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी घटना अनमैच्ड है कौन से पेयर में? भाई, इमरान खान को कब भगाया था पावर से? अप्रैल 22 में। क्या ये गलत है? पाकिस्तान में इलेक्शंस कब होने हैं? अक्टूबर 2022 में। ये गलत है। पाकिस्तान में इमरान खान पे हमला कब हुआ था असैसिनेशन का? नवंबर 22 में। ये गलत है। यह इमरान खान की सियासी पारी कब शुरू हुई थी? ईयर 2018 में। ये पहली पॉलिटिकल टर्म कब लाए थे? 2018 के ईयर में। ये गलत है। तो एक पेयर इनमें गलत है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा पैनी नज़र से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड में देखो, 3 इन्फ्रेंसेस मैंने बनाए हैं, 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी हैं। आपको क्या लगता है तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट, इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में सही होगी? फर्स्ट स्टेटमेंट, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार जो है वो वहाँ की मिलिट्री के सपोर्ट से और वहाँ के लोगों के सपोर्ट से, सिविल सोसाइटी के सपोर्ट से सच में पावर को विल्ड करती है। असली ताकत उसी के पास होती है। क्या आपको ये लगता है ये सही है? चुनी हुई सरकार के पास असली ताकत होती है पाकिस्तान में, और मिलिट्री हमेशा चुनी हुई सरकार के साथ होती है। अगर सही है तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका आंसर है, ये सही इन्फ्लुएंस होगी आर्टिकल से। सेकंड, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है डिक्टेट होती है, डोमिनेट होती है इसके आर्थिक, इसकी जो है अर्थनीति से, इसकी इकॉनमिक से, और जो कि डिक्टेट होती है, जो इकॉनमी जो है डोमिनेट होती है, उस दबदबे से जो होता है वहाँ के नॉन स्टेट एक्टर्स का, आतंकवादी ग्रुपों का, जैसे कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तो पाकिस्तान चलता है अपनी इकॉनमी से और इकॉनमी चलती है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से। क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही है? सही है तो ये आंसर बना लो। थर्ड में पूछा है जी, पाकिस्तान की जो आईएसआई और मिलिट्री है जो है बदनाम है, कुख्यात है, नोटोरियस है, और किस लिए? कठपुतली की धागे खींचने के लिए, पुल द स्ट्रिंग्स करने के लिए, अलग अलग कठपुतली सरकारों के, पपेट गवर्नमेंट्स के, वो सबसे पावरफुल और सबसे कंसिस्टेंट पावर सेंटर है इस देश में, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा बना रहने वाला, समझ गए ना, शक्ति का स्रोत है इस देश में। तो तीनों में से सही स्टेटमेंट को चूज़ करना है। हिंदी में बता दिए, देसी भाषा में। जिसने आर्टिकल पढ़ा है अब तो निकाल ही दोगे आंसर, है ना। फर्स्ट कमेंट में मेरा आंसर है, वहाँ से मैच कर लो। थर्ड में पूछा जी ट्रांसपायर का मीनिंग क्या होता है? मेरे ख्याल से निकाल ही लोगे।
अच्छे से बताया था इस वर्ड को आपको मैंने, ट्रांसपायर। 4 सिनोनिम बताए थे, 2 लिख दोगे कोई भी आंसर निकल आएगा। फोर्थ में आपको किसी को ट्रैप करने को क्या बोलते हैं? किसी आदमी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, जो ट्रैप करना हो, उसका शोषण करने के लिए, उसको जाल में फंसाना हो, तो उस वर्ड को किस वर्ड से बताते हैं? 1 वर्ड से। 5वें में ईडियम पूछी है, फिश इन द ट्रबल वाटर्स का क्या मीनिंग है? ये भी आपको करवाई थी कहानी के साथ। 6वें 7वें में 2 एरर्स हैं। पहली एरर आपको मिलेगी इस पार्ट में, और दूसरी एरर आपको मिलेगी इस पार्ट में। दूसरी वाली जो एरर है वो टेंस बेस्ड है, आज के आर्टिकल में मैंने करवाई नहीं, क्लास बहुत लंबी हो रही है। वैसे मैंने यहाँ रख दी है कहीं पे, यहाँ रख दी है, ठीक है। देख लोगे तो यहाँ से समझ भी आ जाएगी आपको, बेसिक्स में करवाई हुई है। तो जिनको आती है वो ज़रूर से अटैम्प्ट करना, जिनको नहीं आती है आंसर को चेक कर लेना, कमेंट सेक्शन में हिंट के साथ में डालूंगा। 6वें 7वें में दोनों एरर्स को निकालो। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताएं। कोशिश करें 3-4 सेंटेंसेज में इसकी समरी लिख सकें तो। मुलाकात लेंगे आपसे कल। अंटिल देन साइनिंग। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।